हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और किन किन चीज़ों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। मैं डीआरएक्स शुभेंद्र कुमार, बी फार्म एमएससी आपके सामने हूँ और अब इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं कि कैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। तो चलिए देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन किन चीज़ों के लिए सबसे पहले की जाती है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, जैसे बेबी के लिए, बेबी को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लावर्स के लिए भी की जाती है, कुछ सेल्स के लिए भी की जाती है। और फाइलोजेनेटिक ट्री, इसमें आपको फाइलोजेनेटिक ट्री दिख रहा होगा। जो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम रखते हैं कि कौन एनिमल पहले आया, उसके बाद जो सीक्वेंस हमें मिलता है, सबसे लास्ट में आए हम, सबसे ज्यादा आधुनिक हमें, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है हमें, तो वो जो ट्री हमें प्राप्त होता है उसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनकी पहचान के लिए किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो चलिए आगे जानते हैं अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है या डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है। प्रोफाइलिंग में कैसे उसकी प्रोफाइल तैयार की जाती है, तो इनके जो जनक थे वो सर एलेक्स जेफरी थे, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी और इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इन्होंने 1984 और कभी कभी 1985, अगर ऑप्शन में आता है आपके कि 1984 है या 85 है, तो आप 85 और 84 अगर दोनों हैं तो वहां पर आप 1984 को ही क्लिक करें। अगर 1985 है तो वहां सिर्फ 1985 को ही क्लिक करें। कई किताबें 1984 कहती, कई 1985, मैंने भी 1985 लिखा है और यहाँ पर आप 84 भी अप्रॉक्स लिख सकते हैं। उसके बीच में इन्होंने किया था। अब ये सॉरी, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पर दो सस्पेक्ट या दो लोगों के बीच में डिफरेंस हमें बताना है, या दो लोगों के डीएनए के बीच में डिफरेंस आपको पता ही है कि 0.1% का डिफरेंस होता है। जैसे कि 99.9% जो डीएनए होता है वो सबका सेम होता है, जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 0.1%। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि मेरा डीएनए आपसे कितना मैच करेगा, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो डीएनए मैच करेगा मॉम एंड डैड से। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, मैं भी तो एक होमो सैपियंस ही हूं, तो मेरा डीएनए आपसे मैच कितना करेगा, 99.9%। यहां तक चिंपैंजी से 98% और केले से 50% और गोभी से 30% मैच करता है। तो तभी भी हमें दो लोगों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए 0.1% भी काफी है। यानी पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। चलिए इसी चीज को हम जानते हैं आगे। तो अब दो लोगों का डीएनए क्या होगा, अगर मैच कर रहा है तो कितना मैच करेगा, 99.9% मैच करेगा। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो कितने में मैंने बताया, 0.1% ही डिफरेंस होता है। तो 0.1% में बहुत सारे जीन्स आ जाते हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए यहां पर डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे होगी हम उसको जानने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है। जैसे कि हम डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए या तो हम क्या लेते हैं, स्किन की कोई सेल हो, या तो हेयर रूट हो, या तो उसके बाद ब्लड या सलाइवा हो। तो इन सब चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे पता कैसे चलता है, मान लीजिए किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जो टेंडम्स होते हैं उनमें ही बताया जाता है। अब ये टेंडम अलग अलग मैंने आपको दिखा दिए। अब टेंडम का जो सीक्वेंस होगा, जो उन टेंडम्स का जो सीक्वेंस होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस है। अब वो स्पेसिफिक होता है, सब ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है। ACG 3 ये मैच कर रहे हैं इसके, ACG, और नीचे वाले 3 टेंडम मैच कर रहे हैं ACG। बीच वाला टेंडम इसका मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसके AGGTA, फिर से स्टार्ट AGGT, फिर AGGT, और फिर इसके बाद AGGT। तो इस प्रकार से ये इसके तीनों टेंडम मैच कर रहे हैं। इसमें देखिए AGGTAC, फिर AGGTA और C, यानी इसके 5 टेंडम मैच कर रहे हैं, यानी 6 टेंडम इसके मैच कर रहे हैं। AGGTAC, AGGTAC, इस तरह से इनके टेंडम मैच करते हैं।
तो इन टेंडेम्स के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि उनमें क्या है, यानी इन्हें हम कहते हैं VNTR। VNTR का मीन मतलब होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यानी कितने टेंडम जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड सीक्वेंस है, उनको हम देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इन टेंडम्स को हम कहते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट कह देते हैं या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी कह देते हैं। अच्छा, इनकी संख्या अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी ये डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी ये टेंडम हो सकते हैं, कहने का मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग बताया जाता है। अब देखिए, उसके बाद जब इन टेंडम्स को बता दिया जाता है तो टेंडम को बताने के बाद जैसे कि किसी को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सैंपल होना चाहिए। अब वो सैंपल ब्लड सैंपल भी हो सकता है। ब्लड सैंपल, मान लीजिए कहीं पर क्राइम हो और क्राइम सीन में वहां पर कोई क्राइम करके वहां से भाग गया, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, तो उसका जो मिला, या तो उसकी सलाइवा मिली या जो भी पार्ट, स्किन का कोई पार्ट मिला है या ब्लड मिला है, तो वहां पर सैंपल, उसको हम कहते हैं सैंपल। तो वहां से सैंपल तो वैसे अगर कहा जाए तो सैंपल तो कलेक्ट किया जाता है, वो एक एविडेंस के फॉर्म में होगा, है ना, कि वहां से जो एविडेंस हमें मिला है क्राइम सीन से, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग कर दिया। इसके बाद देखिए, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर यहां पर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम, एक मिनट बेटा, तो यहां पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर और क्या करना है और क्या क्या चेंजेस यहां पर करने हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका हम करेंगे पीसीआर। पीसीआर करने में क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन करते हैं उसकी। पॉलीमर चेन रिएक्शन का मतलब उसका जो आकार होता है वो एक्सटेंड कर देते हैं, उसको और बड़ा कर देते हैं, जिससे स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो, तो अब देखिए, जब उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी आरई हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको कट करने के लिए, स्मॉल छोटे पीसेस में कट करने के लिए उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम उसको उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम उसको क्या कर लिए, कट कर लिए। कट करने के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, जिसको हम कहते हैं पीसीआर मशीन एक होती है, तो सॉरी पीसीआर मशीन नहीं, ये एगारोस जेल के साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो आप जानते हैं डीएनए के जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो उतने ही कम दूरी जाएंगे, जितने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतनी दूरी तक जाते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है। तो ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है, जिसकी डिस्कवरी कैरी मुलिन्स ने की थी, ठीक है। फिर इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, नायलॉन की शीट, जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, नायलॉन की शीट उस पर ट्रांसफर कर दी जाती है। अब नायलॉन शीट की जगह पर कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी पॉलीथीन, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हाँ नायलॉन शीट ज्यादा बेटर है उसके लिए, ठीक है। अब लेकिन उसके लिए ऑप्शनेबल है हमारे पास कि हाँ उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमें मिल जाता है सैंपल। अब जो ब्लड सैंपल हमें मिला था, अब मान लीजिए ये ब्लड सैंपल था और जो भी सस्पेक्ट था, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, जिसके लिए भी हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि आखिर वो क्राइम किसने किया होगा, तो क्राइम करने के लिए हम उसमें से मैच कराते हैं, क्या कि देखते हैं कि उसके टेंडम कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो यहां पर हम मैच कराने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे हम उनको मैच कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पर्सन नंबर 3 के लिए जब आप देखेंगे, पर्सन नंबर आप 3 के लिए देखेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। इनके टेंडम्स जब मैच कराएंगे तो जैसे कि मान लीजिए कहीं से कोई ज्वेलरी शॉप थी, ज्वेलरी शॉप से चोरी हुई, चोरी में जो चोर था उसका ब्लड वहां पर गिरा और वो सैंपल के फॉर्म में मिला। अब सैंपल के फॉर्म में मिलने के लिए अब उसकी टेस्टिंग की गई, टेस्टिंग करने के बाद इसका 4 सस्पेक्ट थे, चारों लोगों का उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको दिखा दिया कि ऐसे उसमें टेंडम दिखाई दे रहे थे, ऐसे उसमें टेंडम्स दिखाई दे रहे थे। अब जैसे कि पिछले वाले में मैंने कहा था, अब यहाँ पर देखिए आपको 3 वाले का इसका टेंडम ये मैच कर रहा है, इसका ये मैच कर रहा है, ये दोनों इसके मैच कर रहे हैं, ये इसके दोनों मैच कर रहे हैं, ये इसका मैच कर रहा है, ये इसका मैच कर रहा है दोनों, ये भी इसका दोनों मैच कर रहा है, ये वाला और
इन्हीं को रिपीटेड सीक्वेंस है, इन्हीं को कहते हैं हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ उसी पर्सन का ये है क्या। देखिए इसका नहीं मैच कर रहा है, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का भी नहीं, फोर्थ वाले का भी नहीं मैच कर रहा है, इसी के सारे सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहे हैं। तो हम अभी आपको सर्कल करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ वो कैसे मैच कर रहा है। इसके सारे सीक्वेंस, ये फिर दो, ये फिर ये एक, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये एक, ऐसे इनके मैच करते रहते हैं। तो अब देखिए, अब इनके मैच करने पर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ वो क्राइम किसने किया होगा। अब ये दूसरा एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सोल्जर था, सोल्जर की डेथ हो गई किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी फाइट में उसकी डेथ हो गई, बट उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है और उसे पहचाना नहीं जा सकता, घर वाले भी उसे पहचान नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी ये संतान है। तो कैसे करेंगे, इसका भी सैंपल जो लिया जाएगा तो इसके मदर फादर दोनों का ही लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेट, हम मान लेते हैं कि ये सोल्जर का था, ये वाला सीक्वेंस किसका था, सोल्जर का था। अब इसमें पेरेंट ए बी, पेरेंट सी डी और पेरेंट ई एफ, पेरेंट जी और एच। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मदर एंड फादर दोनों है, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। तो दोनों का ही सीक्वेंस मैच कराया जाता है, जिनसे ज्यादा टैंडम मैच कर जाते हैं हम उन्हीं का कहते हैं ये उन्हीं की संतान है। तो अब ये कार्य कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। जैसे कि हम देख लें, अगर डी वाले में देखें तो ये इसका मैच कर रहा है, ये इसका मैच कर रहा है, तीन ये इसके मैच कर रहे हैं फादर के, और तीन ये भी इसके सेम एकदम मैच कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं पेरेंट सी और डी वाले के, यानी दो नंबर जो पेरेंट होंगे यहाँ पर इनका ये टैंडम मैच करता है। देखिए मैंने रेड भी कर दिया है, उसके बाद अभी सर्कल करता हूँ, ये आपका डार्क ब्लू हो गया और सर्कल भी उसके साथ हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि वहां पर कैसे टैंडम ये मैच कर रहे हैं। ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये फादर का था और ये वाला मदर का था, तो फादर से एक टैंडम इसका मैच कर रहा है, पहला वाला टैंडम जो उसका फादर से मैच कर रहा है, सॉरी मदर से मैच कर रहा है, और थर्ड वाला तीनों टैंडम ये मैच कर रहे हैं फादर के तीनों टैंडम ये मैच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये सेकंड वाला जो था, तो सेकंड वाला क्या था, वही सेकंड वाले की वो संतान थी। तो इसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं। तो अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था, ये क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस पूरी प्रोफाइलिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। इसको ऐसे ही किया जाता है। मैंने नटशेल में बताने के लिए आप लोगों के लिए एक प्रोसेस को मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट वाइज मैंने लगा दिया है। तो उस चार्ट में अब आप यहां पर भी देख सकते हैं। इस चार्ट को थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, फिर वीडियो में आपको क्लियर नहीं आएगा नहीं तो। हाँ, फिर इसके बाद देखिए क्या किया गया, यहां पर देखिए जो डीएनए सैंपल था, डीएनए सैंपल जो ब्लड, स्लाइवा, यूरिन, ओवम, स्किन, हेयर, नेल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां तक लिपस्टिक जो लगाते हैं फीमेल जो लगाती हैं, उस लिपस्टिक में भी स्किन के फॉलिकल्स होते हैं और उससे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। अब क्या किया जाएगा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया जाएगा स्मॉल पीसेस में, फिर लॉन्ग और स्मॉल फ्रेगमेंट, लॉन्ग फ्रेगमेंट ऊपर, स्मॉल शॉर्ट जितने ही होंगे उतने ही नीचे चले जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। फिर इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप मेम्ब्रेन का नाम भी लिख सकते हैं कि नायलॉन शीट, और फिर इंक्यूबेशन विद द लेवल्ड प्रोब, लेवल कर दिया जाएगा, एक्सरे फिल्म से उसे पास आउट कराया जाएगा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगी। यानी कि मिल जाएंगे हमें VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूंगा, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो थे वो अलेक्स जेफरी थे। लेकिन यहाँ के यानी इंडिया की अगर बात करें तो लालजी सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। इंडिया में अगर कहा जाए तो आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ही यूज्ड टू द टेक्नोलॉजी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1988। यानी लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक माना जाता है। उन्होंने 1988 में पहली बार भारत में तकनीक का इस्तेमाल किया था। भारत में यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपकी उनकी फोटो भी मैंने लगा दी है, लालजी सिंह उनकी है ये पिक, उन्होंने ही इसको किया था। तो अब देखिए, जैसे कि आपको मेम्ब्रेन नहीं समझ में आती है कि मेम्ब्रेन कैसे होती है, जैसे कि वो नायलॉन शीट कैसी होती होगी, कैसे वो दिखती होगी, तो मैंने उसकी ओरिजिनल पिक भी लगा के रखी है। ये देखिए, ये कोई रिसर्चर है और कोई जो कि लैब में
फॉरेंसिक लैब वगैरह में काम करते हैं, तो वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं उन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने ओरिजिनली ट्रांसफर करके इस पर रखा हुआ है, तो इस पे शो हो रहा है कि जो VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसी को रखा जाता है कि इसमें एक्सरे फिल्म से पास आउट कराया जाता है और उसकी इमेज जो VNTR के फॉर्म में हमें मिल जाती है, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। मैंने इसको कई बार बोल दिया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो यानी क्या इसका मीन होता है, ऑप्शनेबल में 4 आ सकते हैं और उसमें सही से आपको सही वाला क्लिक करना पड़ेगा। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था और आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसको डालें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।